पावन दिन है कि एक नवाचार करने की हिम्मत आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से की है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय उमेशनाथ जी आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सबको जो आशीर्वाद देने आए वो हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं और विषय के मर्मज्ञ हैं कि आज तक जो हम नहीं समझ पाए पढ़ पढ़ कर भी, ऐसा आज हम आलोक कुमार जी के माध्यम से समझेंगे। हमारे दादू हुकुमचंद सांवला जी आज मौजूद हैं, सौभाग्य है हम सबका। अलाउद्दीन खां अकादमी के निदेशक आदरणीय भाई जयंत जी, रजिस्ट्रार अजय वर्मा जी और मेरे वो वरिष्ठ आशीर्वाद दाता जो आज विराजित हैं इस सभागृह में, परम आदरणीय राधे श्याम यादव जी, शेखर बुंदेला जी, प्रकाश आर्य जी, प्रहलाद ठाकुर जी, कंचन सिंह चौहान जी और अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय भाई शैलेश जी, महामंत्री जिले के सुनील तिवारी जी और इन सब से बढ़कर बूथ बूथ से आज के कठिन दिन, आज मैं जानती हूं शादियों के बहुत मुहूर्त, सबने बहुत कहा कि आज शादियों के इतने मुहूर्त है और आप ग्रामीण क्षेत्र में शादी दिन में ही होती है, पर हम सबका ये जो संकल्प, आप सबका जो ये सहयोग, ये निश्चित रूप से एक सशक्त भारत के निर्माण में, 21वीं शताब्दी के भारत निर्माण में सहायक होगा। मुझे आज आप सबकी उपस्थिति ये संबल प्रदान करती है। साथियों, हम जानते हैं कि ये कालजयी विश्वविजयी भारतीय संस्कृति में ना कभी जातिवाद था, ना कोई मत और पंथ की बात थी। हमारे यहाँ तो कर्म के आधार पे ही जाति सुनिश्चित हुई थी। इसी आधार पर हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत थे, पर कालांतर में जो कुछ हुआ, हजारों हजार साल की गुलामी ने, आजादी के बाद से भी इतिहास और साहित्य की बातों को ठीक प्रकार से नहीं रखे जाने की वजह से पूरा देश दिग्भ्रमित स्थिति का शिकार है। आज अपनी शाश्वत वैदिक जीवन पद्धति को समझते हुए हमें वो सारे सद्गुणों को हमारे भीतर समाहित करना होगा, सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होना होगा। यह आजादी का 75वां वर्ष है। इस अमृत महोत्सव में, इस नवाचार के लिए आप सब बड़ों के आशीर्वाद और उपस्थिति ने हम सब कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये पहला प्रयोग है, बहुत कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, दोबारा हम उन सब का सुधार करेंगे और बेहतर से बेहतर क्या करें, कैसे समरस भारत का निर्माण कर 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनाने में जुट जाएं। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए। हम हमारी पूरी सामर्थ्य के साथ समाज परिवर्तन के लिए कटिबद्ध होंगे और हिंदुस्तान के सशक्त इतिहास को लिखने के सशक्त माध्यम बनेंगे। ये आशीर्वाद हम आप सबसे चाहते हैं। अधिक वक्त नहीं ले सकती और माननीय मुख्य वक्ता जी को हम सब सुनना चाहते हैं, पर मैं मंच को ये बता देना चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से विगत 35 सालों से जो कार्य प्रतीक्षारत थे, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ऐसा अर्जित करते हुए 2 बहुत ही चिर प्रतीक्षित तालाब थे यहाँ, बेका तालाब, बूंद बूंद पानी को लोग परेशान थे, उसकी स्वीकृतियां बहुत ही अधिक, आप जानते हैं वन विभाग से स्वीकृति लाना कितनी बड़ी चुनौती होता है, पर सभी चुनौतियां समाप्त हुई, उसकी स्वीकृति मिली है और मुझे लगता है कि महू के हर गांव, हर खेत को पानी पहुंचाने का जो संकल्प हमने लिया उसे पूरा करेंगे। गोकुलिया कुंड तालाब आप जानते हैं चिर प्रतीक्षारत था,
वो भी पूर्ण होने के प्रारंभ हो गई। उसकी तो खुदाई और आप जानते हैं निर्माण कार्य। काकड़पुरा तालाब बहुत ही बेहतर पर्यटक व्यवस्था के साथ सबकी सेवा को समर्पित है और एक बड़ा चिकित्सालय सिमरोल में जनजाति क्षेत्र में हम वहां बनाने जा रहे हैं। तो आप सबकी सेवा को सदैव तत्पर भारतीय जनता पार्टी आपको प्रणाम करती है और आपसे प्रार्थना करती है आपका सतत सहयोग ऐसे ही बना रहे। बोलिए भारत माता की। पूज्य संत श्री उमेश नाथ जी महाराज, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा दीदी, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हुकमचंद सांवला जी, श्री जयंत भिसे जी, इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री अजय वर्मा जी, भाइयों और बहनों, मैं आज महू आकर रोमांचित हूं। डॉक्टर अंबेडकर, उनका जन्म स्थान भारत के केंद्र में स्थित, और जहां से ऐसी शक्ति का जन्म हुआ, ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी असंख्य चुनौतियों का सामना करते हुए भी, असंभव चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने विकास को सुनिश्चित किया, प्रगति का मार्ग बनाया, जीवन भर संघर्ष किया, भारत को संविधान दिया, केंद्र में पहले विधि मंत्री रहे, और जब उनको लगा कि केंद्र में मंत्री रहने से वो अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उस मंत्री पद को लात मार करके उस विपक्षी पाले में खड़े हो गए जहां लड़के जीतना कठिन था। एक पूरा जीवन उन्होंने भारत माता के लिए खर्च किया। श्री भीमराव अंबेडकर का जीवन ऐसा है, और जैसा हम अभी सुनेंगे, कोई और होता तो शायद मुरझा जाता। उन्होंने उन विरोधों को, उन कठिनाइयों को, वो अपमान और विक्षोभों को अपनी प्रगति की सीढ़ी बना लिया। 14 अप्रैल 1891 उनका जन्म हुआ। अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, 14th, सबसे छोटे। उनके जन्म के 2 साल के बीच में ही उनके पिताजी श्री भीमजी सकपाल वो रिटायर हो गए थे। परिवार में बहुत धन भी नहीं था, बहुत साधन भी नहीं थे, पर संकल्पवान थे पिता। और भीम को पढ़ाने के लिए, भीम को संस्कार देने के लिए कैसा असंभव प्रयत्न किया, यह भी हम देखेंगे। पिता कबीर पंथी थे, कई घंटों तक कबीर के भजन गाते थे।
वो सेना में भी रहे थे, वो शिक्षक भी हुए थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने सेना में महारों की भर्ती को रोका तो उसके खिलाफ आंदोलन करके सफल भी हुए थे। उनकी माताजी भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हिंदुत्व के और धर्म के संस्कार उनको बचपन से प्राप्त हुए थे। जब वो छोटे थे, और मैं आपसे कहूंगा कि आपके घर में जो 5 साल 6 साल का बच्चा है, आपके घर में या किसी परिचित के घर में, उस बच्चे का चित्र अपनी आंखों के सामने लाइए और कल्पना करिए कि वो बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, एकदम छोटा बच्चा। और वो छोटा बच्चा जो है, उसको ये कहा जाए कि सुन, जहां सब बच्चे अपना टिफिन रखते हैं, अपना भोजन रखते हैं, तू वहां भोजन नहीं रख सकता, तेरा भोजन तो अलग पड़ा रहेगा। जहां पे सब बच्चे पानी पी सकते हैं, तू उस पानी के नजदीक नहीं जा सकता। बच्चे की उम्र और ये परिस्थितियां, वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, पाठ याद करके आता है, टीचर सवाल पूछते हैं, वो भी हाथ खड़ा करता है, पर शिक्षक उससे कभी सवाल नहीं पूछता। वो होमवर्क करके लाता है, वो चाहता है कि शिक्षक जांच करे, शिक्षक उसकी कॉपी को नहीं छूता। संस्कृत के अध्यापक ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। सब बच्चों से अलग उसके लिए एक बोरी डाल दी गई और कहा, तुम इस बोरी पर बैठ के पढ़ोगे। मैंने आपसे कहा था कि अपने परिवार के बच्चे की कल्पना करिए, इसमें से प्रत्येक बात उसके मन पर चोट करेगी। ये अपमान, ये अकेलापन, खाने में, पीने में, बैठने में, पढ़ने में, ये भीमराव को झेलना पड़ा। शायद कोई और बच्चा होता तो वो इसको सहन नहीं कर पाता। भीमराव का सौभाग्य था कि सब एक से नहीं थे। एक टीचर थे, अंबा वडेकर। मैंने आपको कहा कि भीमराव के पिता का नाम था भीमजी सकपाल, इनका नाम भी सकपाल होना चाहिए था। ये अंबावड़े गांव के थे, गांव के नाम से होता तो अंबावड़ेकर होना चाहिए था, पर ये सकपाल भी नहीं कहलाए, अंबावड़ेकर भी नहीं कहलाए, ये अंबेडकर कहलाए। ये अंबेडकर नाम उनके अध्यापक का था। संयोग से वो ब्राह्मण थे, पर जात पात का भेद नहीं मानते थे। सिर पर, पीठ पर हाथ फेर के वो भीमराव को कहते थे, तू पढ़ने में योग्य है, तू मेरा बच्चा है।
मैं पढ़ाऊंगा। अपना भोजन रोज उससे बांटते थे, उसको प्रेम और आश्वासन देते थे। और ये वो संबल था जो संबल भीमराव को रोक के रखा। और अंबेडकर मास्टर अकेले नहीं थे, एक दूसरे भी अध्यापक थे, पेंडसे मास्टर। दोबारा मैं कहूंगा संयोग से वो भी ब्राह्मण थे। एक दिन भीमराव को शर्त लगी कि बारिश हो रही है, बारिश में बिना छतरी के स्कूल जाके दिखा। भीमराव ने चुनौती स्वीकार कर ली। ऊपर एक कमीज पहनते थे, नीचे धोती पहनते थे। कमीज और धोती पहन करके स्कूल पहुंचे। सब जगह से पानी टपक रहा था, भीगे हुए थे, होठ कांप रहे थे, ठंड लग रही थी। पेंडसे मास्टर ने देखा, पेंडसे मास्टर ने उनको अपने घर भेजा, गर्म पानी से स्नान कराया, पोंछा, भोजन करवाया और अपने बच्चे के कपड़े पहनाकर कहा, अब तुम स्कूल में आकर पढ़ो। ये दो अध्यापक जिनके उनको आशीर्वाद मिले, तो मास्टर अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भीमराव ने अपने नाम के साथ अंबा वडेकर या सकपाल रखने की बजाय अंबेडकर रखा, अपने अध्यापक का नाम। ये जो अपमान होता था, ये अपमान सब जगह पीछा करता था। बच्चे को लगा कि मेरे बाल काटने चाहिए। एक नाई के पास गए। वो नाई उस गांव के लोगों के भी बाल काटता था और पशुओं के भी बाल काटता था। जिस समय गए उस समय एक भैंस के बाल काट रहा था। अंबेडकर ने, भीमराव ने प्रार्थना की, मेरे भी बाल काट दो। और वो नाई तो गुस्से में भर गया, तेरी कैसे हिम्मत हुई कि तू मुझे बाल काटने के लिए कह रहा है? महार का लड़का। भीमराव ने भोलेपन से पूछा, आप भैंस के बाल काट सकते हैं? भैंस के, मेरे नहीं काट सकते? और उस बच्चे को उत्तर मिला, भैंस के बाल काट लूंगा, कुत्ते के बाल काट लूंगा, तेरे बाल नहीं छू सकता, तेरे को नहीं छू सकता। एक बार दोनों भाई अपने पिताजी को मिलने जा रहे थे सतारा में। स्टेशन पर उतरे, गांव थोड़ा दूर था। कुछ सूचना में गड़बड़ हो गई, कोई लेने नहीं आया। इंतजार की, कुछ हुआ नहीं। स्टेशन के बाहर एक बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी वाले ने मजदूरी पे स्वीकार किया कि गांव तक ले जाएगा। बैठ गए, बातचीत शुरू हुई। किसको मिलने जा रहे हो? पिताजी का नाम बताया, रामजी सकपाल को मिलने जा रहा हूं। रामजी सकपाल? महार? बताया क्यों नहीं था? उतरो, गाड़ी
से उतरो। बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलकर, पसीना बह रहा था, थकावट हो रही थी। रास्ते में तालाब आया, थोड़ा पानी पीने के लिए बढ़े। उस बैलगाड़ी वाले की कड़क आवाज, क्या इस पूरे तालाब को गंदा करेगा? यहां का पानी नहीं पी सकता, छू भी नहीं सकता। रास्ते के एक जौहर में गंदा पानी भरा हुआ था। बैलगाड़ी वाले ने कहा, पानी पीना है तो तेरे भाग्य में ये वाला पानी है। साधारण व्यक्तियों को ऐसी चुनौतियां बुझाती है। जिनको ईश्वर ने आशीर्वाद देकर भेजा है, उनको ये चुनौतियां आगे काम करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। एक एली फॉन्स्टन करके स्कूल था, उसमें एडमिशन लिया। सब तरह का व्यवहार सहन करते हुए उसमें पढ़ने लगे। मैंने आपको कहा था ना, रामजी सकपाल ने बहुत परिश्रम किया था पढ़ाने में। जिस चौल में ये रहते थे, एक ही कमरे का तो घर था, उसी में खाना बनता था, उसी में बातचीत होती थी। बैठने का कमरा, सोने का कमरा, काम करने का कमरा, शरारतें करने का कमरा, सब वही कमरा था। और परिवार भी रहता था, एक बकरी भी रहती थी। पढ़े कब? पिताजी ने कहा, ऐसा करो भीम, जल्दी सो जाया करो, 2 बजे उठा करो, 2 बजे से सवेरे तक पढ़ाई करो। भीम मान गया, पर 2 बजे उठना, उठाए कौन? आप कल्पना करिए, मैट्रिक की पढ़ाई पूरी होने तक रोज रात्रि में रामजी सकपाल 2 बजे तक जागते थे, क्योंकि 2 बजे भीम को उठाना है। 2 बजे भीम को उठाकर सोने जाते थे। भीमराव उठते थे, पढ़ते थे, और सवेरे जब स्कूल जाने का समय होता था तो मुंह हाथ धो के तैयार करके नाश्ते के बाद स्कूल जाते थे। इतनी सब असुविधाओं के बीच में भीमराव की मैट्रिक पूरी हो गई। कोई साधारण बात नहीं थी मित्रों। बंबई में महारों के एक लड़के की मैट्रिक हो गई। महारों के एक लड़के की मैट्रिक हो गई तो मुंबई के महार समाज ने इसका आनंद मनाने का, इसका उत्सव मनाने का तय किया कि हमारा एक बच्चा मैट्रिक पास कर गया है। मैंने एक पिक्चर देखी अंबेडकर जी पे, एक हॉल में उनका अभिनंदन हो रहा है। वो सच नहीं है। उस समय कोई महारों को हॉल दे देता, अच्छा हॉल दे देता, ये संभव ही नहीं था। एक बाजार था, बाजार की छुट्टी के दिन उसकी गलियों में आकर लोग खड़े हो गए। एक दुकान का बरामदा था खड़ा, उसको मंच मान लिया गया और हमारे समाज के एक बच्चे ने मैट्रिक कर ली। उस बच्चे का वहां अभिनंदन हुआ। कल्पना करिए कि वो समाज किस अवस्था में से आया था।
उस समय एक बड़े समाज सुधारक वहां थे, कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर। एक अंग्रेजी की किताब द लाइट ऑफ गौतम बुद्धा ये भेंट करी। उस किताब से गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म ने अंबेडकर जी के जीवन में प्रवेश किया। उसके बारे में मैं आगे कहूंगा। पढ़ाई करते करते 17 साल के जब वो हुए तो 9 साल की लड़की रमाबाई, इन दोनों की शादी हो गई। अभी दीदी कह रही थी कि आप सब लोग आज आए, बहुत शादियां हैं फिर भी आए। शादियों की कल्पना कैसे स्थान की होती है। कोई टेंट लगाए, कोई फूल लगे हैं, कोई सजावट हो रही है, कोई मंच है, कुर्सियां हैं। ऐसे थोड़ी शादी हुई थी। बंबई में एक भैकुला मार्केट है, वो मछली बाजार है। दिन भर भीड़ रहती है, मछली बिकती है। रात्रि को वहां शादी तय हुई। शेड था ऊपर, शेड के एक हिस्से में लड़की वाले ठहर गए, शहर के दूसरे हिस्से में लड़के वाले ठहर गए। दुकानदारों ने अपने बैठने के लिए जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बनाए थे वो कुर्सी का काम कर रहे थे। और शादी फेरे वगैरह सब जल्दी करना था, क्योंकि ये जरूरी था कि सवेरे जब वहां पे महिलाएं मछली लेकर बेचने के लिए आए, उसके पहले विदा हो चुकी हो। जिम्मेवारी बढ़ गई, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी होने शुरू हुए। बच्चे बहुत होते थे पर जीवित नहीं रहते थे। जब राम जी सकपाल की मृत्यु हुई तो 14 में से 5 ही बचे थे। और ऐसे अल्पायु में मृत्यु बच्चों की, इसका दुख अंबेडकर जी को भी कई बार झेलना पड़ा। आगे पढ़ना चाहते थे, केलुस्कर मास्टर ने मदद की। और ये केलुस्कर मास्टर से किसी कार्यक्रम में नहीं मिले थे, पार्क में घूमने जाते थे तब बात हो गई थी। और केलुस्कर मास्टर को लगा कि बच्चा योग्य है, इसको आगे बढ़ने के लिए मदद चाहिए। उस समय देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था छुआछूत के खिलाफ। लोकमान्य तिलक ने कहा था, अगर भगवान भी आकर मुझे कहेगा कि छुआछूत ये ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा ऐसी बात कहने वाले को मैं भगवान मानने से इनकार करता हूं। महात्मा गांधी भी एक बड़ा काम कर रहे थे। और बहुत बड़ा काम करने वालों में बड़ौदा के महाराजा भी थे, सयाजी राव गायकवाड़। केलुस्कर ने महाराज के यहां बात की। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, उसको शिक्षा करने दो, जब तक शिक्षा प्राप्त करेगा 25 रुपया महीना मैं वजीफा दूंगा। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं ना, ये 110 साल पुरानी है। 1912, उस समय तो 25 रुपए काफी होते थे। सहारा लग गया और उस सहारे से फिर परिवार ने अपनी चौल को वहां से बदलकर एक दूसरी चौल में चले गए। थी तो वो भी चौल, थी तो वो भी सुविधाओं से रहित,
थोड़ी ठीक बनी हुई थी, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनाई थी। उसमें अंबेडकर दिन में भी पढ़ सकते थे, पर जितनी देर वो पढ़ते थे, रामजी सकपाल को बालकनी में कुर्सी डाल के बैठा पढ़ता था कि अंदर वो पढ़ रहे, बाहर शोर ना हो। ऐसे नहीं कोई भीमराव बन जाते, ऐसे कोई अंबेडकर नहीं हो जाते। मां चली गई, पिता ने, मां और पिता दोनों का काम किया। आप कल्पना करिए, मैट्रिक की पढ़ाई में भी, बीए की पढ़ाई में भी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। भीमराव की 2 शादीशुदा बहनें थी, बंबई में रहती थी। पिता रामजी सकपाल उनसे पैसा उधार लेकर आते थे, अपनी शादीशुदा लड़कियों से। 1-2 बार ऐसा हुआ कि उनके पास भी पैसा नहीं था, उनका गहना लेकर गिरवी रख करके पैसा लिया, चाहे कुछ हो जाए, मैं भीमराव की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं बनने दूंगा। घर की गरीबी में बड़े भाई की पढ़ाई छुड़वा दी थी, ये योग्य है, इसकी पढ़ाई पूरी होनी है। लड़कियों से पैसा लेते थे, लड़कियों का गहना गिरवी रखते थे, पेंशन मिलती थी तब वापिस करते थे, तब गहना छुड़ाते थे। 2 बजे तक जागकर जगाते थे, दिन में पढ़े तो बालकनी में बैठते थे। बीए की पढ़ाई पूरी हो गई। अब आगे क्या? सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा बड़ौदा ने कहा, बेटा मैं तुम में योग्यता देखता हूं, तुम आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाओ। अमेरिका में जाने का, पढ़ने का सारा खर्चा बड़ौदा रियासत देगी, लौट कर आओगे तो नौकरी भी देगी। केवल इतना वचन देना पड़ेगा तुम्हें, एक बॉन्ड भर के, कि 10 वर्ष तक तुम अपनी शिक्षा और पढ़ाई का उपयोग बड़ौदा राज्य की सेवा में करोगे। अपमान भी हो रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर अंबेडकर अमेरिका गए। लगभग उसी समय 1913 में रामजी सकपाल का भी देहांत हो गया। मां भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे। वहां गए, पहली बार उन्होंने जीवन का अनुभव किया। वो सबके साथ मेज पर खाना खा सकते थे, ऐसी मेज पर जिस पर टेबल क्लॉथ था। एक नैपकिन से यहां रख लेते थे। जिनके साथ बैठकर खाना खा रहे, उसमें से कोई उनको घूरता नहीं था। ये यहां कैसे बैठ गया, ये प्रश्न नहीं उठता था। बराबरी क्या होती है? मनुष्य मात्र की समानता क्या होती है? जन्म के समय कौन सी जाति थी, इसकी बजाय योग्यता क्या है? सवेरे थोड़ा सा खाने को मिलता था पीजी एकोमोडेशन में। वहां के म्यूजियम में एक लाइब्रेरी थी। ज्ञान की ऐसी पिपासा
कि वो सवेरे का थोड़ा सा नाश्ता करके भागते हुए जाते थे और रोज उस म्यूजियम की लाइब्रेरी में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति होते थे। और कल्पना करिए, अनेक बार शाम को उसका लाइब्रेरियन आकर के उनका कंधा पकड़ के ऐसे करके कहता था, बेटा लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया, घर जाओ। और उनकी दोनों जेबों में कागज भरे होते थे उन नोट्स के जो उन्होंने उस दिन की पढ़ाई में बनाए होते थे। इकोनॉमिक्स में पीएचडी हुआ, विषय था प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, 1916। पहले एमए किया 1915 में, 1916 में डॉक्टरेट किया। आपको बहुत सारे नेताओं के नाम याद होंगे जिन्होंने उस काल में विदेश में जाकर पढ़ाई करी। 1910 से 1920 के बीच में मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे एक भी देश का ऐसा नेता नहीं मिला जो अमेरिका जाकर पढ़ाओ। इंग्लैंड जाते थे। 1930 के दशक में जयप्रकाश नारायण गए थे अमेरिका पढ़ने। तो संभवतः वो भारतीय नेताओं में अकेले ऐसे नेता थे जो अमेरिका में अध्ययन के लिए गए, जिन्होंने वहां पर एमए किया, जिन्होंने वहां पीएचडी किया। एक भारत में करेंसी पर कमीशन बना था, उस कमीशन में इनको गवाही देने के लिए बुलाया। तब तक इनका थीसिस छप चुका था। जब ये गवाही देने गए तो इन्होंने देखा कि वो जो करेंसी कमीशन है उसके सब सदस्यों के पास में इनके थीसिस की छपी हुई किताब थी। वहां से आगे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, बैरिस्टर बनना चाहते थे। थोड़ी पढ़ाई शुरू हुई, बड़ौदा से सूचना आई आपका पीएचडी हो गया है, आपने 10 साल का बॉन्ड भरा है, कृपया उसकी शर्तों को पूरा करिए, आप बड़ौदा लौटिए और यहां आकर 10 साल तक राज्य की सेवा करिए। ये तो वचन था। अंबेडकर ने वचन का पालन करना स्वीकार किया, पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए। ये तय था कि उनको बड़ौदा रियासत का वित्त मंत्री बनाएंगे। पहले मिलिट्री अटैची बनाया। इस ट्रेन से आ रहा हूं ऐसी सूचना हो गई। भाइयों और बहनों, ये महाराजा के विशेष कृपा पात्र, इन्होंने इकोनॉमिक्स में अमेरिका से पीएचडी किया है। ये महाराजा के मिलिट्री अटैची हैं। महाराजा चाहते हैं कि इनका सत्कार हो। इन चारों बातों के बावजूद भी कोई एक भी व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं हुआ, एक भी, जो महार को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर जाने का अपराध करे। स्टेशन पर कोई नहीं। ऑफिस पहुंच गए, महाराजा के मिलिट्री अटैची
उनकी कुर्सी मेज उनको बता दी गई। चपरासी को पानी लाने के लिए कहा। किसी पिक्चर की कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, सच है, अंबेडकर का जिया हुआ सच। चपरासी नहीं उठा। थोड़ी देर में दोबारा कहा पानी पिला दो, वो नहीं उठा। अंबेडकर ने जोर से कहा सुनो पानी पिलाओ। उसने कहा मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकता, मैं ब्राह्मण हूं। अपने पीने के पानी को अपने घर से लाया कर। अपने डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका चपरासी कह रहा है। चपरासी ने दूसरी बात भी कही, मैं आपकी मेज पर फाइल नहीं रखूंगा। आप मेज को छूते हैं, फाइल मेज को छूती है, मैं फाइल को छूऊंगा, ये नहीं हो सकता। मैं तो इतना ऊपर हाथ करके फाइल ज्यादा से ज्यादा गिरा सकता हूं। घर कहां ले रहे कहां? किसी ने घर देना स्वीकार नहीं किया। एक पारसियों का लॉज था, उसमें एक पारसी नाम लिखा करके कमरा महीने भर के लिए ले लिया, भाड़ा दे दिया। शाम तक भेद खुल गया। लौट कर आए तो डंडा लेकर खड़े लोग, तू अछूत है, झूठ बोलकर कमरा लिया है, खाली कर। भारत का सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति, महाराजा का अटैची, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा था, आंखों में आंसू लेके विनंती कर रहा था, 2-3 दिन दे दो, मैं इस रात के समय सामान लेकर कहां जाऊं। कौन सुनता था? सामान उठाकर पार्क में फेंक दिया। एक कुर्सी पर बैठे हुए बेंच पर सूट पहना है, टाई पहनी है, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। मैंने बॉन्ड भरा है, मुझे सेवा करनी है, महाराजा का आशीर्वाद है, मैं कहां रहूं, मैं कैसे करूं? कोई रास्ता नहीं मिला तो वापस आना पड़ा। पर इस जुगाड़ में रहे कि नहीं भाई, मुझे अपने बॉन्ड करने के लिए कुछ व्यवस्था करना है। 2 महीना लग गया। एक प्रोफेसर थे, बड़ौदा में रहते थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वीकार करता हूं, आप मेरे यहां पर पेइंग गेस्ट बन के रहिए। महाराजा को सूचना दे दी गई, आने का दिन तय हो गया, टिकट बुक हो गया। उस प्रोफेसर का फोन आया, क्षमा का, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने
तो आपकी जाति को जानते बूझते आपको निमंत्रण दिया था। मैंने भरपूर कोशिश कर ली है। मेरे सब प्रयत्नों के बावजूद मेरे परिवार का कोई सदस्य अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को हमारे घर के किसी भाग में रहने की अनुमति नहीं दे रहा। बंबई के एक सरकारी कॉलेज में उनको प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की नौकरी मिल गई। वो नौकरी करने लगे। उस पूरे कॉलेज में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। एमए करके भी लोग लेक्चरर हो जाते थे। टॉवरिंग थे, हिमालयन थे। पर उनको बताया स्टाफ रूम के बाकी टीचर्स ने, अंबेडकर बुरा मत मानना, पर प्लीज पानी का मटका तुम्हारा अलग रहेगा। तुम हमारे मटके को और पानी को नहीं छुओगे। कैसा समय था वो। ये भारत कैसा अभिशप्त था। पर हर अंधकार में प्रकाश भी होता था। हमने शुरू किया अंबेडकर मास्टर से, पेंडसे मास्टर से, केलुस्कर मास्टर से। मैंने आपको सयाजीराव गायकवाड़ का बताया। एक रियासत थी कोल्हापुर की। कोल्हापुर के महाराजा थे, अंबेडकर को जानते थे, कार्यक्रमों में मिले थे। एक सभा में बोलते हुए कहा था, अंबेडकर कल के भारत के नेता हैं। एक दिन सवेरे जब अंबेडकर नहा रहे थे तो चौल के नीचे की सड़क पर शोर हुआ। पत्नी ने झांक कर देखा, एक शाही बग्घी रुक रही थी और शाही बग्घी में से महाराजा के वेश में एक सज्जन उतर रहे थे। इन्हीं की तरफ आ रहे थे, चौल की तरफ। पति को आवाज लगाई, कौन है? कोई राजा दिखता है। नहाते नहाते अंबेडकर ने खिड़की में से देखा, स्वयं छत्रपति शाहू महाराज उस चौल में आ रहे थे। जैसे तैसे पहुंचा, जबरदस्ती कपड़े से पहने, तब तक तो महाराज आ गए। निसंकोच अंदर आए, चारपाई पर बैठ गए। इनकी पत्नी की तो शायद हिम्मत नहीं होती कि चाय के लिए पूछे। थोड़ी बातचीत के बाद महाराज ने कहा, बहू रानी चाय पिलाओगी? महाराज ने कहा कि अंबेडकर, आप इंग्लैंड गए थे, डीएससी करना चाह रहे थे, बैरिस्टर बनना चाह रहे थे, आपकी पढ़ाई छूट गई थी। हमारे देश के सबसे योग्य और होनहार लोगों में आप हैं। आप इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाइए। कुछ पैसा अंबेडकर ने जोड़ा था,
कुछ पैसा शाहू जी ने उनको भेंट किया। 5,000 रुपया उधार का लेना पड़ा। पर इस बार छत्रपति शाहू जी की महाराज के आशीर्वाद से अंबेडकर की प्रतिभा को पंख लग गए और वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इस बीच में उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, मूक नायक। इस मूक नायक का पहला अंक 31 जनवरी 2020 को निकला था और इसका जिक्र मैंने बीच में इसलिए कहा कि इस सब के बीच में यह ना लगे कि अंबेडकर केवल अपने कैरियर के लिए काम कर रहे थे। पूरे समाज की प्रगति का उनका स्वप्न था, पूरे समाज को जोड़ना, और इसके लिए मूक नायक। मित्रों, ये जो छुआछूत थी ना, ये केवल सवर्णों और अनुसूचित समाज के बीच में नहीं थी। मुझे एक सज्जन ने बताया, बड़े सज्जन है, कि वो मुंबई की एक चौल में गए। एक लोकल कार्यकर्ता उनके साथ था। चाय बनी, सबको चाय मिली। उस बच्चे ने चाय नहीं पी। आग्रह किया तो जिनके घर में थे उस महिला ने कहा, रहने दो, ये हमारे घर की चाय नहीं पिएगा। थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो चाय के लिए मना कर रहा था वो भी जाटव था। तो ये तो अनुसूचित समाज का है, हम अनुसूचित समाज के व्यक्ति के घर हैं, ये चाय क्यों नहीं पी रहा? पता लगाया, पता ये लगा कि जिसके घर गए थे उनका पुश्तैनी काम था मरे हुए जानवर की खाल निकालना। इसका पुश्तैनी काम था उस खाल के जूते बनाना। ये बड़ा काम था, ये छोटा काम था, ये इसके हाथ की चाय नहीं पिए। अंबेडकर के जीवन में हमें उनके इंग्लैंड जाने के पहले की एक बड़ी सफलता जो उन्होंने बड़े परिश्रम से प्राप्त की, वो ये कि महारों की जो 18 जातियां हैं, उन सब जातियों के लोगों को अपने घर भोजन पर बुलाने में सफलता पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति के सब लोगों को बुला लिया, वो तो संभव ही नहीं था। महारों के 18 जातियां इकट्ठा आ जाएं, इसके लिए भी जोर लगाना पड़ा। इंग्लैंड की पढ़ाई सफल हो गई। उन्होंने 2 डिग्रियां ली, डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस। पहले थी पीएचडी, दूसरी हो गई डीएससी और तीसरी हो गई बैरिस्टर। 3। और थोड़े समय के लिए वो जर्मनी भी पढ़ने गए थे। भारत लौटकर आए, वकालत शुरू की, वकालत चलनी भी शुरू हो गई। उनको आम आदमी का वकील कहते थे, गरीब आदमी का वकील कहते थे। पर झूठे अहंकार कितने बड़े होते हैं। किस परिस्थिति में था देश फंसा हुआ हमारा। जो बच्चा वहां पे वकीलों को चाय पिलाता था, इनको नहीं देता था।
प्रयत्न चल रहा था, समरसता का प्रयत्न चल रहा था। एक बोलो नाम के सज्जन थे, उन्होंने बंबई की सरकार में यह प्रस्ताव रखा कि बॉम्बे प्रोविंस में आने वाले सब तालाबों में सबको पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। 2 बार यह प्रस्ताव मंजूर हुआ, 23 में और 26 में। 1923 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने यह आदेश जारी किया कि हमारे प्रांत के सब तालाबों में से पानी पीने की सुविधा सब मनुष्यों को प्राप्त होगी। 26 में दोबारा किया। 19-20 मार्च 2027, जगह का नाम है महाड। महाड में अनुसूचित समाज का सम्मेलन तय हुआ। प्रत्येक गांव में लोगों ने जाकर व्यक्तिगत न्योता दिया। जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट है, हम अपनी दशा बदलेंगे, हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हर गांव में जाते थे, गांव के लोगों को इकट्ठा करके निमंत्रण देते थे। 10,000 लोग आए थे, 10,000। कोई कोई तो जत्था 100 मील से पैदल चल के आया था। कपड़े फटे हुए हैं, पगड़ी घिसी हुई है, चेहरे पर परिश्रम के निशान है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। एक निश्चय है, अंबेडकर नेता हैं, हम अपनी दशा सुधारेंगे। सत्याग्रह का दिन 20 मार्च, चावदार तालाब से पानी पीने जाएंगे। 20 मार्च का दिन सत्याग्रह, चावदार तालाब से पानी पीने जाएंगे। 19 मार्च को एक अच्छी घटना हुई। वहां के सवर्ण समाज का एक ग्रुप अंबेडकर जी के पास गया और सवर्ण समाज के उन नेताओं ने कहा कि सब मनुष्यों में एक ही आत्मा है, एक ही मिट्टी से हम बने। किसी मनुष्य को पानी पीने से रोका जाना यह अधर्म है। आपके सत्याग्रह का हम समर्थन करते हैं। हमको आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, हम आपके नेतृत्व में इस लड़ाई में भाग लेंगे। कुछ महार नेताओं ने कहा कि नहीं, ये तो हमारी लड़ाई है। अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की लड़ाई है। और अगर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वो मेरे साथ आके सत्याग्रह में जुड़ता है तो स्वागत है। चल पड़े 10,000 कदम, चावदार तालाब के चारों ओर खड़े हो गए। सबसे पहले अंबेडकर आगे बढ़े, बैठे, जल अंजुलि में लिया, आचमन किया, थोड़ा और जल अंजुलि में लिया, आंखों से लगाया, तीसरी बार में अंजुलि का जल पी लिया। किसी ने विरोध नहीं किया। मन उल्लास से भर गया।
पानी लेके अपने पे छिड़का, मगन हो गए। वो 10,000 लोग मगन हो गए, अब हम भी पानी पी सकते हैं। पर इसके पहले उस दिन के भाषण में जो बताना मेरे से छूट गया, अंबेडकर ने हिंदू समाज से कुछ सवाल पूछे थे मित्रों। वो सवाल याद रखने के। पहला सवाल था, हम एक ही धर्म को मानते हैं, हम और आप एक से देवताओं को मानते हैं, हमारी धर्म पुस्तकें आपसे एक से। पहला सवाल है, आप पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? दूसरा सवाल था, अगर मुसलमान और ईसाई पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? तीसरा सवाल था, आपके जानवर पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? और चौथा सवाल था, अगर हमारे जानवर पी सकते, अगर हमारे जानवर पी सकते तो हम क्यों नहीं पी सकते? सत्याग्रह की सफलता मांग के लोग लौट आए। बहुत लोग अपने घरों में चले गए। बाकी लोग जो दूर दूर से आए थे, कोई खाना बना रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई अपने जानवरों को देख रहा था। पर जिन लोगों के मन में जातीय अहंकार था, वो तैयारी में से आए और इन निश्चिंत बचे हुए लोगों पर हमला कर दिया। कितने लोगों के सिर टूटे, चोटें लगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। प्रशासन ने गिरफ्तारियां की, दोषियों को दंड भी मिला। पर उस दिन के पहले और उस दिन के बाद चावदार तालाब अनुसूचित जातियों के लिए पानी पिलाने वाला तालाब नहीं था। यह सत्याग्रह उस दिन के बाद सफल नहीं रहा था। थोड़ा मुझे तेज चलना होगा। जब दीदी से शुरू में बात हुई थी तो कथा 2 दिन की सोची थी, 2 दिन हो नहीं रहे थे, इसलिए 1 दिन की करी। मेरी गति से घड़ी की गति तेज है। अंबेडकर एक बहादुर पुरुष थे। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको ध्यान होगा, 3 हुई थी। भारत की नई शासन व्यवस्था कैसी हो। उस नई शासन व्यवस्था में संसद भी मिली थी, सेंट्रल असेंबली, और प्रांतों की विधानसभा भी मिली थी। और उसमें समझौता नहीं हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकमिलन ने एक अवार्ड दिया था। वो अवार्ड ये था कि अलग अलग क्षेत्र होंगे, हिंदू को वोट देंगे, कैंडिडेट हिंदू होगा, वो हिंदू के वोट से चुना जाएगा। मुसलमान को वोट देंगे, ईसाई को वोट देंगे, एंग्लो इंडियन को वोट देंगे,
अनुसूचित समाज के लोगों को वोट देगा, तो फिर यह हो जाएगा कि इतनी सीटें हिंदुओं की, इतनी मुसलमानों की, इतनी एंग्लो इंडियंस की, इतनी ईसाइयों की, इतनी अनुसूचित समाज की, और उसी समाज के लोग चुनेंगे। अंबेडकर ने इसका स्वागत किया। महात्मा गांधी पुणे की जेल में थे। उन्होंने कहा कि यह तो ठीक नहीं है, अनुसूचित समाज हिंदू समाज का भाग है, इसको बांटा नहीं जा सकता, और इसलिए अनुसूचित समाज के लिए आरक्षण हो तो हो, पर वोट अलग अलग नहीं होगा। पूरा हिंदू समाज अनुसूचित सीट पर अनुसूचित समाज के लिए वोट देगा। पर अवार्ड तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का था, प्रधानमंत्री अड़ गए। महात्मा गांधी को लगा, और सच था, कि अगर यह योजना सफल हो जाती तो हर गांव में, हर शहर में हिंदू कहा जाता सवर्णों को, अनुसूचित समाज का पाला अलग होता, और एक धर्म के लोग, एक ईश्वर के लोग, एक परंपरा के लोग, एक संस्कृति के लोग दो अलग अलग हिस्सों में बंट करके कालांतर में अलग अलग पालों में खड़े मिलते। महात्मा गांधी ने घोषणा की, मेरे जीवन काल में ये नहीं होने दूंगा। उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। एक स्थिति तो ये आई थी कि गांधी का कभी भी कुछ भी हो सकता है। 7 मन लकड़ी भी अंग्रेज ने मंगा के रख ली थी, 7 मन लकड़ी भी। अंबेडकर के लिए कैसा क्षण था। उनको लगता था कि अलग इलेक्टोरेट चाहिए। पूरे देश में गांधी जी की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। अंबेडकर जी के पास में लोग गए और कहा, गांधी जी की जान बचा लीजिए। कल्पना कीजिए, अंबेडकर का उत्तर था, गांधी जी का जीवन मूल्यवान है, मैं चाहूंगा कि वो जिए, मैं चाहूंगा कि वो 100 वर्ष जिए, पर मैं उनके प्राणों के लिए अपने समाज के हितों की बलि नहीं दे सकता। दबाव कितना रहा होगा। दोनों की भेंट हुई। महात्मा गांधी तो बहुत थोड़ा बोल पा रहे थे। उस समय के चित्रों में से भी स्पष्ट होता है कि जैसे उनके चेहरे पर मृत्यु दिख रही थी। कई तरह के फॉर्मूले आए। अंबेडकर ने कहा, गांधी जी मैं चाहता हूं कि आप जिए। गांधी ने कहा, हिंदू समाज की एकता या मेरा जीवन। अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार होने से फिर इलेक्टोरेट सिंगल, सीटें रिजर्व्ड हो गई। पर अपने समाज के प्रति अंबेडकर का कमिटमेंट कितना पक्का था, यह आपके ध्यान में आया होगा। भारत की आजादी की घोषणा हो गई। फिर क्या होगा? भारत का संविधान बनेगा।
एक संविधान सभा बन गई। उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सहयोग से पूर्वी बंगाल से अंबेडकर चुनकर आए। पर उसके बाद में भारत के विभाजन की घोषणा हुई। जहां से चुनकर आए थे वो जगह पाकिस्तान में चली गई। अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी ने कहा संविधान कौन लिखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे। नेहरू जी ने कहा कि जर्मनी के एक विद्वान हैं, उनको बुला रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी नहीं क्या? इतने बड़े इतने प्राचीन देश भारत में संविधान लिख सके ऐसा कोई एक भी तुम्हारे पास नहीं है। गांधी ने कहा बापू तो कौन लिखेगा। गांधी जी का और अंबेडकर का संबंध निरंतर विरोध का होने के बावजूद, आमने सामने का विरोध, महात्मा गांधी ने बेहिचक निशंक निश्चयात्मक कहा संविधान लिखने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति है तो डॉक्टर अंबेडकर है। बंबई में डॉक्टर जयकर ने त्याग पत्र दिया। अंबेडकर चुनकर आए। वो विधि मंत्री हो गए, लॉ मिनिस्टर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए। 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई। सबकी सुनो, लिखो तुम। उन 7 में से एक की मृत्यु हो गई। उसकी जगह कोई नहीं आया। एक अमेरिका जाके बस गए, उनकी जगह नहीं आया कोई। 2 लोग राज्यों में बस गए मंत्री होकर, वो भी नहीं आते थे। सब मिलाकर के 7 लोगों में से संविधान लिखने का काम अकेले अंबेडकर पर आया। हर युग में एक स्मृति लिखी जाती है। वो स्मृति जब तक काम आती है आती है। समय बदलता है, युग बदलता है, स्मृति पुरानी हो जाती है, नई स्मृति लिखी जाती है। यह जो नई स्मृति लिखी गई, भारत की आज की स्मृति, यह संविधान सभा में लिखी गई। और जैसे कहते हो मनु की स्मृति, आज भारत जिस स्मृति पे चल रहा है वो डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति है। मुझे बहुत संतोष हुआ जब मुझे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि उन्होंने इंदौर में और महू में संविधान सम्मान यात्रा निकाली। संविधान की मूल प्रति पे राम जी का भी चित्र है, उसको लेकर आए और यहां स्थापित किया। इसलिए मुझे लोग कई बार पूछते हैं कि मनु महाराज में यह लिखा है, इसमें यह लिखा है, तुम किसको मानते हो? तो निशंक हम उत्तर देते हैं, हम भारत के संविधान को मानते हैं और इससे अलग अगर कहीं कुछ भी लिखा है हम उसको अस्वीकार करते हैं। संविधान बनने से पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए थे। ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स थे
लिबर्टी और इक्वलिटी। इक्वलिटी माने समानता और लिबर्टी माने स्वातंत्र्य। डॉक्टर अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा, समानता तो समान लोगों में होती है, लिबर्टी में एक ताकतवर है एक कमजोर है तो ताकतवर आगे निकल जाता है। यह लिबर्टी और इक्वलिटी पर्याप्त नहीं है, इसमें एक और बात भी जोड़िए, और वो एक और बात जोड़ी गई, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा। एक मां, उसके 120 करोड़ बच्चे, केवल समानता नहीं बंधुत्व है। एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही मां के बच्चे हैं। हम और तुम परस्पर बंधु हुए, एक परिवार। ये फ्रेटर्निटी ये संविधान में अंबेडकर लेकर आए। ये जब रिश्ता बनता है तब समरसता होती है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा कि जो राम जी सगुण साकार होकर आए थे वही राम जी निर्गुण निराकार है, और उनके निर्गुण निराकार रूप की देवता उपासना करते हैं तो भी वो भगवान राम के निर्गुण निराकार तत्व को पहचान नहीं पाते। ऐसे राम जी जिनको देवता भी पहचान नहीं पाते, जब केवट उनके पैर छूने आए तो राम जी खड़े हो गए। खड़े होकर दोनों भुजाएं फैला दी और केवट को निमंत्रण दिया, आओ मेरे गले लगो। केवट संकोच में आ गए, केवट 2 कदम पीछे हट गए। केवट ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं, मैं छोटी जात का हूं। राम जी ने कहा, मैं जात में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं जात में छोटा बड़ा नहीं मानता, मेरा तो एक ही रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। और केवट को नजदीक बुला करके दोनों ने एक दूसरे को प्रगाढ़ आलिंगन में ले लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, दोनों के शरीर प्रेम से शिथिल हो गए। कहीं कहीं तुलसीदास जी ने राम जी के मुंह से केवट के लिए मित्र कहलवाया है, और कुछ जगह पे भरत सम भाई लिखाया है। ये जो भाईचारा है, ये जो बंधुत्व है, ये जो फ्रेटर्निटी है, ये जो परस्पर गले मिलकर के दो का एक हो जाना है, ये जो प्रेम के आंसुओं से एक दूसरे का भीग जाना है। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का शब्द जोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर ने यह व्यक्तिगत रूप से हम सबको, सब भारतीयों के बीच में इस बंधुत्व की भेंट की है। कैसा दिन रहा होगा जब आर्टिकल 16 लिखा गया होगा, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, छुआछूत समाप्त की जाती है।
किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी दुकान पर, किसी तालाब पर, किसी पानी के स्रोत पर, किसी दफ्तर में, कहीं भी कोई भी किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 15 भारत के सब लोगों को समानता रहेगी, कानून के समक्ष सब समान होंगे, कानून सबका समान रूप से रक्षण करेगा। इस समानता का एक तत्व यह भी है कि अगर कोई कमजोर रह गया है तो उसके लिए व्यवस्था की जाए। भाइयों और बहनों, जब नौकरियों में, जब शिक्षा संस्थानों में, जब संसद और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो ये पूरे देश का, माने संविधान सभा का सर्वसम्मत निर्णय था। सर्वसम्मत निर्णय था। सबने मिलकर तय किया था समरस समाज बनाना है, और हमने काफी प्रगति भी की है। अंबेडकर जिस युग में थे वैसा भेदभाव आज नहीं है, पर बिल्कुल नहीं है ये तो नहीं कह सकते ना, थोड़ा तो है, कहीं कहीं तो है। कोई एक भी घटना अगर होती है जब किसी दूल्हे को इसलिए घोड़ी से उतार लिया जाता है कि उसकी जाति के लोगों को यह अधिकार नहीं है, एक घटना वो पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को चुनौती देती है। मैंने थोड़ा पता लगाने की चेष्टा की कि इन समस्याओं में भगवान क्या करते हैं। मैं उडुपी गया था, कर्नाटक में कृष्ण का एक मंदिर है, दर्शन के लिए मुझे ले गए। बड़ा मुख्य द्वार दिख रहा था, गोपुरम दिख रहा था, उधर नहीं ले गए, साइड की दीवार से पीछे ले जा रहे थे। मैंने कहा गोपुरम तो उधर है। कार्यकर्ता मुस्कुराए और उन्होंने कहा आइए हमारे साथ। हम पीछे गए, मंदिर के पीछे की दीवार में एक झरोखा बना हुआ है। उस झरोखे से मैंने देखा भगवान खड़े हैं, आसन पर बैठे नहीं हैं, सामने नहीं देख रहे, पीछे मुड़कर खड़े हैं। मैंने कहा भगवान पीछे क्यों मुड़कर खड़े? तो उधर एक मूर्ति है उनके सामने। उन्होंने कहा कि ये उनका शिष्य है। जाति का छोटा था उस समय की भाषा में, पंडितों ने अंदर नहीं आने दिया। ये यहां आकर खड़ा हो गया, ये भजन गाने लगा, 2 दिन भजन गाता रहा, आंसू बहते रहे, अंदर नहीं आने दिया। भगवान खड़े हो गए, भगवान पीछे मुड़ गए, मंदिर के पीछे की दीवार का हिस्सा टूट गया, भगवान ने भक्त को दर्शन दिए और भगवान वैसे ही खड़े। एक घटना नहीं है। मैंने तमिलनाडु में यह सुनाया, उन्होंने कहा हमारे यहां नंदनार था, मंदिर के दर्शन करने गया था, बाहर से दर्शन करने पड़ रहे थे, शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति थी, रोने लगा, नंदी की मूर्ति साइड में सरक गई, पत्थर की मूर्ति बड़ी, आज भी वही सरकी हुई है। एक दासिया बावरा था, जगन्नाथ जी के लिए भोजन लेकर गया, पंडितों ने जाने नहीं दिया। जगन्नाथ जी की मूर्ति अंदर से हाथ बढ़ा, पूरे दालान को पार किया, ड्योढ़ी में आया, सारा भोजन प्राप्त कर लिया। केवल एक प्रसंग और बताऊंगा।
संत रविदास को राम जी ने दर्शन दिए। रविदास ने कहा, आपने मुझे छोटा क्यों बनाया? राम जी ने कहा, तू छोटा कैसे है? रविदास ने कहा, चमड़े का काम करता हूं इसलिए छोटा हूं। राम जी हंसने लगे, कहने लगे, तू चमड़े का बहुत काम करता है जो मैं करता हूं। दिन रात में चमड़े की मूर्तियां बनाता हूं, मनुष्य को, स्त्री को, पशु को, पक्षी को, ये सब चमड़े की मूर्तियां बना करके मैं पृथ्वी पर भेजता हूं। चमड़े का काम मैं ज्यादा करता हूं कि तू ज्यादा करता है। भक्त शिरोमणि रविदास जी ने कहा, फिर बामन मुझे मंदिर में क्यों नहीं आने देता? उत्तर मिला, सुन, जिस मंदिर में बामन तुझे अंदर नहीं आने देता, समझ ले वो बामन की दुकान है, मैं वहां नहीं रहता। ये है धर्म की सीख। ये है अंबेडकर की लीगेसी। ये है संविधान निर्माताओं का सपना। समरस समाज, बंधुता से रहने वाला, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का दर्शन करने वाला, हाथ से हाथ पकड़ के चलना। और ये केवल भावनात्मक रूप से नहीं है। अगर कोई एक समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अगर कोई एक समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो भी समरसता नहीं आएगी। इसलिए न्याय होना चाहिए, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। समानता होनी चाहिए अवसरों में और विकास में। आज अंबेडकर जी की जन्मभूमि पर उनके जीवन की कुछ कथाओं का स्मरण करके, उनके कर्तृत्व का स्मरण करके, उन कथाओं का स्मरण करके जिनका मैंने जिक्र किया है, हम यह संकल्प करें कि आजादी का 75वां वर्ष आ रहा है, हम समरसता की गति को तेज करेंगे। अंबेडकर जी की स्मृति को हम वचन देते हैं कि जो असमानता बची है उसको अपने कर्तृत्व से दूर करके अमृत वर्ष में जब लाल किले पे तिरंगा लहराएगा तो हम सब भारतीय संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, एक सा बोलने वाले, एक से चलने वाले, एक से मन वाले होंगे। भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होगी। दुनिया के लोगों को हम सुख की राय बताएंगे और आनंद मनाएंगे कि ये हमारे कर्तृत्व से हमारे जीवन में हमने संपन्न किया है। आपने प्रेम से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंबेडकर संस्थान महू में अंबेडकर कथा हमको सुनने के लिए मिली। मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज उनके शब्दों में, उनकी वाणी में ऐसा लग रहा था कि सरस्वती विराजमान है। एक एक शब्द उनके दिल में उतरे हैं। अंबेडकर जी की ये जन्मस्थली है महू। यहाँ आपके एक एक शब्द की गूंज हम सब के दिलों में और आने वाली पीढ़ी तक ये संदेश और आपकी वाणी जाए, ये हम सब प्रयास करेंगे। एक बार आपको मैं पुनः पूरे महू की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। हम सभी के बीच में उपस्थित
हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, संत, हमारी उषा दीदी, सभी पधारे यहाँ पर। महू की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। हम दीदी को और उनके विभाग को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम सब अंबेडकर कथा सुन सके। इसलिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। माननीय श्री आलोक कुमार जी का पुनः धन्यवाद महू की जनता की ओर से। वंदे मातरम होगा, कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। मैं संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान की ओर से माननीय उषा दीदी, माननीय आलोक कुमार जी के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। माननीय उमेश नाथ जी महाराज, हुकमचंद जी सावला विशेष रूप से पधारे, उमेश नाथ जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रगान वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कण्ठा कल कल निनाद करने कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाने अवरा केनो ये तो बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरं भूमि विद्या तुमि धर्मं तुमि हृदि तुमि मर्म त्वमहि प्राण शरीरे बाहुति तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमल दल विहारिणी काली विद्यादायिनी नमामि कमला कमला मधुरा सुजला वरा मातरं वन्दे मातरं श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे
माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय